at national level but also at international level. Several research papers are also published. Delivered more than 170 lectures. Guys, just pay attention on the number. More than 170 lectures on allergic rhinitis at different platforms and different forums. Please put your hands together to welcome Dr. Sudhir. Thank you so much for the nice introduction and nice words about me. At the outset, I would like to thank my friend, मेरे परम मित्र, Dr. A.K. Dwivedi, for giving me this opportunity to interact with you. Mind it, what I am telling, interact. Absolutely no lecture, interactions. Discuss करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और यकीन मानिए जिंदगी में हर पल कुछ न कुछ सीखने का होता है एंड दैट्स द वे वी गो अहेड। मुझे मात्र 32 साल है प्रैक्टिस को, 32 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 79 मेरा मेडिकल एडमिशन है। ट्रस्ट मी, एवरी डे आई लर्न। कभी पेशेंट सिखा के जाता है, कभी कोई सिखाता है, और इस तरह से बी रिसेप्टिव। और रिसेप्टिव जब हम रहते हैं, जब इंटरेक्टिव होता है तो तैयार रहिए, आप सबसे मुझे सीखना है। बी रेडी। और जहां मुझे लगा कि हाँ यहाँ पर बात हो रही है तो मैं सबसे पहला प्रश्न वहीं पे पूछता हूँ। सो बी रेडी। राइट, दैट्स जस्ट ऑन द लाइटर साइड। It is Texas. That's a wonderful initiative by my friend, my brother. Aplastic anemia awareness seminar. Awareness, that's really wonderful. Public awareness. अगर हम सबको अवेयर करेंगे उससे क्या होना है? गोल्डन रूल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम किसी चीज को प्रिवेंट कर देंगे तो वो बीमारी होगी ही नहीं, और बीमारी होगी ही नहीं तो दैट्स द बेस्ट वे। और बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर तो हम बाद में बने, पहले तो हम इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, और उसलिए ये हमारा दायित्व बनता है कि हम, अगर हमें नॉलेज है, अगर हमें किसी चीज का ज्ञान है, अगर हमें किसी चीज के बारे में मालूम है, तो हम कोशिश करें कि पेशेंट को वो बीमारी ही नहीं हो पाए। और ट्रस्ट मी, द वे आई प्रैक्टिस, मैं पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मेरे पास चल के आए हैं तो मैं आपको दवाई लिखी हुई। नो, मैं चाहता हूँ कि आप दवाइयों से और डॉक्टरों से दूर हो, स्वस्थ रहें। सो दिस शुड बी द एम। एपिस्टेक्सिस, कमिंग टू द मेन पॉइंट, एपिस्टेक्सिस, नक्सीर। किस किस को आज तक ब्लीडिंग हुआ है नाक से? हाथ उठाएंगे? किसी को नहीं? नहीं हुआ तो होगा, आज नहीं तो कल कभी न कभी मुझे हुआ है। मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, वादा है, बस बता दो किसको हुआ है और कैसे कंट्रोल किया। या मैं बहुत पहले से तेरी तरफ देख रहा था भाई, वो मुझे मालूम था तो हाथ उठाते उठाते रुक गया, नहीं पूछूंगा। कंट्रोल कैसे करा? क्या प्यास सुंघाया, लिटा दिया, क्या क्या करा? बता राशि, अपन क्या जस्ट इनफॉर्मल डिस्कशन है ये। यस, यही होता है। मोस्टली होता ये है कि नाक से ब्लीडिंग होती है तो सबसे पहले लिटा दिया जाता है, लेट जाओ। दृष्टि भ्रम, पेशेंट को लिटा दिया, ब्लीडिंग बंद हो गया। ऐसा होता ही नहीं है। वो ब्लड पूरा नाक के पोस्टीरियर नेजल स्पेस में जाके, ओरोफेरिंक्स में जाके और इधर से बाहर आता है। कभी अगर क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज मोर, एपिस्टेक्सिस इज मोर सीवियर, सारा ब्लड वोमिट आउट करता है पेशेंट एंड देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। फिर दो भाग बच जाती है। बहुत जल्दी हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं, ब्लड अगर बॉडी के किसी भी पार्ट से निकलता है तो अच्छा प्रॉब्लम, मतलब सबसे पहले साइकोलॉजिकली हमें इम्पैक्ट करता है कि माय गॉड ब्लीडिंग हो रहा है। टाइप्स ऑफ एपिस्टेक्सिस, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। नाक दो भाग में डिवाइडेड है, आगे का भाग, पीछे का भाग। आगे के भाग से मोस्ट कॉमन एपिस्टेक्सिस होता है, ब्लीडिंग होता है। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस इज कंपैरेटिवली मच लेस। इंसिडेंस मोर कॉमन, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, पोस्टीरियर लेस कॉमन।
लोकलाइजेशन इजी, मतलब हम बहुत इजीली पॉइंट आउट करते हैं, जैसे ही नाक को देखते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हाँ इस जगह से ब्लीडिंग हो रहा है। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस वाज वेरी डिफिकल्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन अब इट हैज बिकम इजी क्योंकि हमारे पास इंडोस्कोप्स हैं। वी जस्ट पुट इंडोस्कोप अक्रॉस द नोज एंड वी एबल टू पॉइंट आउट यस दिस इज द ब्लीडिंग साइट। कॉमन साइट्स लिटिल्स एरिया एंड वुडरफ्स प्लेक्सस। एज 18 साल से कम। यंग एडल्ट्स में इंटीरियर एपिस्टेक्सिस होता है। एडल्ट्स में more than 18 years, more than rather 40 years, posterior epistaxis is more common. ट्रॉमा, नाक में चोट लगती है, इंटीरियर एपिस्टेक्सिस के लिए वो ज्यादा जिम्मेदार है। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की वजह से पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस ज्यादा होता है। ट्रीटमेंट इंटीरियर पे, पोस्टीरियर पे बहुत सिंपल है, कहने को भी बहुत सिंपल लगता है, यस इट्स वेरी सिंपल। साइट्स ऑफ एपिस्टेक्सिस इस डायग्राम में दर्शाया गया है कि कहां-कहां से ब्लीडिंग होता है। आगे जो ब्लड वेसल्स रहती है बहुत सुपरफिशियल रहती है, बहुत थिन रहती है प्लेक्सस में। इवन अगर हम जरा से नाक में उंगली डालते हैं, फिंगर डालते हैं, जरा से नाक को साफ करते हैं या जोर से नाक को साफ कर देते हैं तो भी ब्लीडिंग हो जाता है। क्यों? रीजन इज दैट जो इंटीरियर किसलटक्स प्लेक्सस रहता है वहां पर जो ब्लड वेसल्स रहती है वो बहुत थिन रहती है, उनकी वॉल्स बहुत थिन रहती है। जरा सा प्रेशर पड़ता है और वहां से ब्लड ooze आउट हो जाता है। बेसिक्स अबाउट एपिस्टेक्सिस, बहुत बेसिक पॉइंट्स को कवर करेंगे, बहुत हाई-फाई बातें नहीं करना है हमको। एपिस्टेक्सिस और ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज अ कॉमन कंप्लेंट। एपिस्टेक्सिस कैन बी इंटीरियर ब्लड और पोस्टीरियर, हम बात कर चुके हैं। द नोज इज अ रिच वास्कुलर सप्लाई। नाक में बहुत ब्लड सप्लाई बहुत हाई लेवल का रहता है। क्यों रहता है? बहुत सिंपल है। नोज एक्ट्स एज ए एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे? ठंड के दिनों में उस हवा को जो हम एयर इनहेल करते हैं उससे वो गर्म करके अंदर देता है और गर्मी के मौसम में ठंडा करके। नोज एक्ट्स एज ए एयर कंडीशनिंग सिस्टम। और एयर कंडीशनिंग किससे होता है? ब्लड से होता है। जितना ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है उतना इफिशिएंट एयर कंडीशनिंग होता है। तो बॉडी में जो एयर एंट्री होती है, लंग्स तक जो जाती है, वो पहले एयर कंडीशन होके एक टेम्परेचर मेंटेन करके देन इट गोज डाउन। Causes of epistaxis can be divided anterior, posterior, local cause होता है ट्रॉमा, नाक पे चोट लग गई, mucosal irritation, septal abnormality, tumors, systemic causes and idiopathic causes. Medical approaches to the treatment of epistaxis may include the following: local pressure, yes, क्या करना ये भी हम चर्चा करते हैं, सीख के जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अगर नाक से ब्लड आता है, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, बच्चा गिर गया, बच्चे को बहुत सर्दी हुई, बच्चे ने नाक में फिंगर डाली। किसी को भी नाक में अगर सर्दी का असर होगा और अगर पपड़ियां जमेगी तो उसे क्लीन करने की इच्छा होती है कि चलो नाक साफ कर दो। और जब सर्दी होती है इसका मतलब कंजेशन ज्यादा है, कंजेशन ज्यादा है मतलब वहां पे स्वेलिंग है, स्वेलिंग का मतलब और वहां पे पपड़ियां जमी है, क्रस्ट जमे हैं। द मोमेंट यू ट्राई टू क्लीन इट, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे जिक्र किया कि जो ब्लड वेसल्स रहते हैं दे आर वेरी थिन, वेरी सुपरफिशियल, वो वहां से रप्चर होती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। क्या करना? ना बच्चे को लिटाना, सबसे पहले तो एटलीस्ट हो जाइए इत्मीनान से, ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। आप कुछ करें कि नहीं करें, अगर ट्रॉमा छोटा है, अगर ब्लीडिंग सुपरफिशियल है, एज सुन एज ब्लीडिंग टाइम, बीटी, सीटी, पीटी, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अगर ये सारे सब नॉर्मल है, मोस्ट ऑफ द पीपल में नॉर्मल ही रहते हैं, ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं तो जस्ट डू वन थिंग, बच्चे को, पेशेंट को, इंटीरियर एपिस्टेक्सिस की बात कर रहा हूं तो बिल्कुल यहाँ से होता है, जो नाक का सॉफ्ट पोर्शन रहता है वहां से आराम से बिठा दीजिए। खबर खबर हाय बात नहीं, घबराना नहीं, अगर रिलैक्स बंद हो जाएगा ब्लड। क्या करना? थंब लिया, कितनी देर तक? यू टोल्ड वेरी राइटली, अगर नाक पे अंगूठा लगाया फिर हटा लिया, फिर इधर उधर काम कर रहे हैं फिर हटा लिया, नो, a constant pressure till bleeding time and clotting time is over. The normal is 5 to 7 minutes. अगर मैं 5 से 7 मिनट तक लगातार एक साथ एक जैसा कांस्टेंट प्रेशर दे के रखा, ब्लड आना बंद हो जाएगा। ट्रस्ट में कुछ नहीं करना पड़ता है। बट लेकिन फिर ये बंद करने के पहले यहाँ पे कुछ बूंदे गिर गई,
यहाँ खराब हो गया, इधर खराब हो गया, फिर वो हमारा कॉस्मेटिक चलता है कि अरे ये साफ कर दो, वो साफ कर दो। नो, डोंट डू एनीथिंग, लेट दैट ब्लीडिंग पॉइंट बी सील्ड कंप्लीटली। अगर आपने इधर ब्लीडिंग बंद हुई, अब चले वॉश बेसिन पे, फिर शुरू हो जाएगा। डोंट बी इन हेस्ट, डोंट बी इन हरी, रुकिए, उससे कंप्लीटली सील होने दीजिए, पक्का होने दीजिए, तो ही ब्लीडिंग रुकेगा। अगर आपने जाकर वॉश बेसिन पे साफ कर लिया, अगेन इट विल रीस्टार्ट। अगर आपने नाक साफ कर ली, अगेन इट विल रीस्टार्ट। सो डोंट डू एनीथिंग। ये बेसिक बात है। सबके घर में बच्चे होते हैं, सबके घर में बच्चा है, चोट लग जाती है, कोई कांदा सूंघा देता है, कोई क्या करता है, नहीं। डोंट डू एनीथिंग। यस, आइस कोल्ड फर्मेंटेशन इज हेल्पफुल। ठंडा सेक करने से ब्लड सप्लाई वहां का कम होता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। दैट इज वन वे। आगे बढ़ते हैं। हीमोस्टेटिक एजेंट्स, टॉपिकल हीमोस्टेटिक एजेंट्स के ड्रॉप्स आते हैं, वाटर क्लॉट के कई तरह के आते हैं, वो हम डाल सकते हैं। नेजल पैकिंग, नेजल पैकिंग ये देखिए, ये आपको वो ये दिख रहा है जो हम लोग अपने रूटीन में जब हम कॉलेज टाइम में था तब यही अवेलेबल था। ये देखिए, इसे या तो नेजल ड्रॉप्स ज़ैलोमेटाज़ोलिन, ऑक्सीमेटाज़ोलिन में डिप करके, नहीं है तो डोंट वरी, पानी में डिप कर लीजिए, निचोड़ दीजिए और आहिस्ते से नाक में डाल दीजिए और दबा के रख दीजिए, ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। बट बी केयरफुल, ऐसा नहीं कि यहाँ से डालना शुरू करा और पेशेंट के मुंह से वो पैक बाहर आ जाए। बी केयरफुल अबाउट दैट पार्ट, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरे मेथड्स हैं नेजल पैकिंग का, एक और जो लेटेस्ट तरीका आ गया है, मैनोसिल। कुछ भी नहीं है, स्पंज है, ये आपको पट्टी दिख रही है, दिस स्पंज। इसको हम जिस साइड से ब्लीडिंग हो रहा है, अंदर ऑइंटमेंट लगा के, लुब्रिकेंट लगा के डाल देते हैं और इसके ऊपर से ड्रॉप्स डालते हैं। ड्रॉप्स डालने से क्या होता है, ये फैलते जाता है, स्पंज जैसा होता है और पूरा फैल के और नाक का जो ब्लीडिंग पॉइंट है उस पर प्रेशर देता है। एंड दिस इज द लेटेस्ट मेथड। ये हम लोग हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में भी यूज करते हैं। दैट हैज गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। और यस, ये पैक तो कर दिया, जो जहां से ब्लीडिंग पॉइंट है वो 2 से 3 दिन लेता है उसकी सरफेस पे हील अप होने में। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप कहीं पर भी चोट लगी है, घिस गया, जब आप कपड़े निकालते जाएंगे वो ब्लीड करते जाएगा। अंदर इपिथेलाइजेशन होना चाहिए, यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हील अप होना चाहिए। इसलिए जब भी होता है नेजल पैक 2 से 3 दिन में निकालते हैं। ये जो हम पैक करते हैं यूजुअली 3rd डे निकालते हैं, तब तक इपिथेलाइजेशन जो म्यूकस मेम्ब्रेन का हीलिंग है वो कंप्लीट हो जाता है और रीब्लीडिंग के चांसेस नहीं होते हैं। सो डोंट बी इन हेस्ट टू टेक आउट द पैक। आगे बढ़ते हैं। एम्बोलाइजेशन, एडवांस मेथड्स हैं। सर्जिकल आर्टेरियल लाइगेशन, बहुत सीवियर एपिस्टेक्सिस होता है, उसमें ये प्रोसीजर्स काम में आते हैं। इन्वेस्टिगेशंस बहुत जरूरी है। अगर रिकरेंट एपिस्टेक्सिस होता है, बहुत बार अगर है प्रॉब्लम, जैसे अभी मेरे पास बच्चा था कल परसों, छोटा सा बच्चा था, कल सुबह या यस्टरडे मॉर्निंग, करीब 6 साल का बच्चा, लगातार नाक से ब्लीडिंग। यस, उन केसेस में सबसे पहले हमको हीमेटोलॉजी, ये एप्लास्टिक एनीमिया, हीमेटोलॉजी इज मस्ट। कंप्लीट ब्लड काउंट करवाइए, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथर्मिन टाइम करवाइए, सारा सब प्लेटलेट्स वगैरह देख लीजिए, कहीं एप्लास्टिक एनीमिया, कहीं परक्यूरा, कहीं और कोई कोगुलोपैथी तो नहीं है बच्चे को, थैलेसीमिया, सारा सब इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा। अगर उसमें कोई अबनॉर्मलिटी होती है तो उसे हमें ट्रीट करना होता है, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी बीमारी के इलाज का, ट्रीट द कॉज। अगर आपने कॉज को ट्रीट नहीं किया, देन बाकी सब सिम्टोमेटिक है, बुखार आता जा रहा है, क्लोसिन खिलाते जा रहे हैं, बुखार मलेरिया की वजह से, क्लोरोक्विन दी ही नहीं, बुखार जाएगा कहां से? सो ट्रीट द कॉज, दैट इज द बेसिस एंड बेसिक। एक्सरे, पैरानेजल साइनसेस एंड नेजल वॉल्व। अगर कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक पेशेंट है, नाक पे चोट लगी है, वो देख लीजिए। आजकल ज्यादा हम प्रेफर करते हैं CTM। अगर बहुत रिकरेंट एपिस्टेक्सिस है, बार ब्लड आ रहा है, तो यस वी हैव टू सी। पॉलिप्स रहते हैं, ब्लीडिंग पॉलिपस ऑफ द सेप्टम रहता है। विद कॉन्ट्रास्ट स्टडी से हमको मालूम पड़ता है कि यस दिस इज द साइट ऑफ ब्लीडिंग एंड दिस इज द कॉज ऑफ ब्लीडिंग। सो अकॉर्डिंगली उसे हम
कॉन्ट्राइज कर देते हैं, एंडोस्कोप डाल के उससे एक्सरसाइज कर देते हैं। दिस इज द वे वी गो हेड। मेडिकल ट्रीटमेंट रूटीन में जो हीमोस्टेटिक एजेंट्स रहते हैं वो दिए जाते हैं, नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। ये जो मैंने आपको पैकिंग लॉस के बारे में बताया ये हुआ। नैरोसील में आपको बता चुका हूँ, इस बारे में भी हमारी बात हो चुकी है। आगे आता है बैलून कैथेटर। ये नैरोसील ऐसा दिखता है अंदर से, ये बैलून कैथेटर। यूजुअली बैलून कैथेटर इज यूजफुल इन केसेस ऑफ पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, जो पीछे की तरफ से ब्लीडिंग होता है उसके लिए। स्पेशली फॉलिस कैथेटर यूज करते हैं। ये इंपोर्टेड एक कैथेटर है। दिस इज very good. Previously it was available in Indore. I delivered the lecture to introduce this product of one company, but unfortunately since last 1 year they withdraw it. I don't know why. इस तरह से कैथेटर होता था एंटीरियर एपिस्टेक्सिस के लिए, ये पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के लिए। उसमें हवा भर दी जाती है, हवा से प्रेशर बनता है और कंटिन्यूअस प्रेशर रहता है ब्लीडिंग पॉइंट पे। एडवांटेजेस ऑफ बैलून कैथेटर्स ओवर ट्रेडिशनल: ईज ऑफ इंसर्शन, बहुत इजी रहता है, नाक में डाला, इधर से एयर पुश करी, ब्लीडिंग हाथों हाथ बंद हो जाता है, पेशेंट कंफर्टेबल रहता है, मिनिमल रीब्लीडिंग अपॉन रिमूवल। माय हम्बल एफर्ट्स, जैसा कि पहले भी चर्चा हुई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे मेरे भाई एक द्विवेदी भी इस कार्य में है, मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, और उसमें एलर्जिक राइनाइटिस जो बुक अभी आपके पास आई है, मेरा प्रयास है, सिंस इयर्स टुगेदर आई एम वर्किंग ऑन इट, और पेशेंट एजुकेशन, डॉक्टर एजुकेशन, सारी सब बुक्स भी रेडी करी है, टेम्पलेट्स भी हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में डीवीडी बनाई थी, और ये पेशेंट्स के लिए हिंदी में, डॉक्टर्स के लिए इंग्लिश में। मेरे विनम्र प्रयास हैं। कैंसर अवेयरनेस बहुत कॉमन है, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, मतलब जो स्थिति होती है दयनीय है। जेब से पैसा निकलते जाता है, लेकिन घर का इंसान बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो अवेयरनेस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो गोल्डन रूल है वो हम फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर करें कि तम्बाकू मत खाइए, सिगरेट मत पीजिए, बीड़ी मत पीजिए। दिस इज द वे वी गो हेड। यूट्यूब चैनल, जैसे मेरे भाई की यूट्यूब चैनल है, मैं तो बहुत छोटा यूट्यूब चैनल, उसमें कुछ है, यस, बट जितने कॉमन डे टू डे ईएनटी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कहो कान में वैक्स बनना, एपिस्टेक्सिस, बच्चे नाक कान गला में कुछ डाल लेते हैं, वो हम फ्लाइट में जाते हैं तो हमारे कान बंद हो जाते हैं, हम लगातार नेजिबियन, सॉरी टू यूज द नेम्स, नेजिबियन, ऑट्रिविन, ज़ैलोमेस्ट, सिनारेस्ट, ऑक्सीमेटाजोलिन या ज़ैलोमेटाजोलिन नेजल ड्रॉप्स स्प्रेज यूज करते हैं। नो, दे आर डेंजरस, should not be used more than 5 to 7 days. They can create lot of problem. उसके ऊपर भी वीडियो है। तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, इवन एपिस्टेक्सिस, नक्सीर पे मेरा वीडियो है, यूट्यूब चैनल, यू कैन गो हेड, डॉक्टर सुधीर जैन के नाम से है। और ये बुक अभी मेरा प्रयास आपके हाथों में है। बस विनम्र प्रयास है, ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज, जो कुछ सीखा है आप सबसे शेयर करो और आपसे भी सीख के जाओ। अगर कुछ बात हो, कुछ प्रश्न हो, चर्चा करना चाहें, मोस्ट वेलकम। It's a question answer round, so if you would like to ask anything regarding this, you can ask please. एक मेरे तरफ से प्रश्न। जी सर। Sir, do you need mic? You are having good time, sir. सर बहुत सारा धन्यवाद, एक तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चों को नक्सील होती है उसके लिए चिकित्सक बोलते हैं कि थोड़े समय में अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा कितने समय तक उनको ध्यान देना चाहिए, रुकना चाहिए? और जो बड़े लोगों को भी नक्सील हो जाती है, खास करके अगर मैं गर्मी के मौसम की बात करूं तो गर्मी में अक्सर लोगों को नक्सील हो जाती है, तो गर्मी में क्या बचाव करना चाहिए और छोटे बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए? छोटे बच्चों में जो सबसे कॉमन कॉज है फिंगर नोज ट्रॉमा, नाक में बच्चे उंगली डालते हैं और उसकी वजह से जो आगे एंटीरियर एपिस्टेक्सिस होता है, किसल प्लेक्सस होता है, जहाँ पर जो कैपिलरीज होती है, दे आर वेरी वेरी सुपरफिशियल एंड वेरी डेलिकेट, जरा सा हाथ लगता है वहाँ से ब्लीडिंग
सबसे ज़्यादा कारण वो होता है। बच्चों के केस में अगर इस तरह से बार बार हो रहा है तो थोड़ा सा जो कारण है उससे बचाव करना चाहिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा तेज हवा, तेज पंखा, तेज कूलर, तेज एसी, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, बहुत खट्टा ठंडा अवॉइड करना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? इसलिए कि ये सब चीज़ करने से सर्दी का असर होता है। सर्दी का असर होते यहाँ पर पानी आके सूखता है, पपड़ियाँ जमती है, बच्चे की इच्छा होती है कि फिंगर से उसको क्लीन कर लें, और द मोमेंट बच्चा फिंगर डालता है ब्लीडिंग होती है। अपने आप तो ब्लीडिंग ऐसा नहीं होता कि बंद हो जाए, हमें कारण जरूर से ठीक करना होते हैं। उस केस में हमें देखना चाहिए रूटीन में, तो जैसा मैंने अभी सबसे जिक्र किया कि फिंगर से आप थंब से प्रेस कर दीजिए और ये सारी सब चीज़ों का ख्याल रखिए। अगर वहाँ पर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन ट्रीट कर लीजिए, कंजेशन है तो डिकंजेस्टेंट दे दीजिए। सर्दी का इलाज करना चाहिए। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में गर्मी के मौसम में भी क्या होता है, जब एक्सट्रीम गर्मी होती है तो हमारी नाक एयर कंडीशनिंग की तरह काम करती है। जो एयर कंडीशनिंग का काम है, ब्लड वेसल्स फूल जाती है, फैल जाती है, क्योंकि ब्लड ज़्यादा चाहिए इनहेल एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो